हेलो प्यारे बच्चों, तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और हमारा स्टार्ट हो रहा है वन शॉट ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मुझे पता है कि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, बट ये भी जरूरी है, तो मैं प्लानिंग कर रही हूँ आपके लिए। कंटेंट रेडी है, बस आपको जब भी एग्जाम्स आपके खत्म हो जाएं दूसरे वाले, तो आप इसको बीच बीच में शुरू करके और बायोलॉजी की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। बहुत कम टाइम में अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप एंड तक पूरा लेक्चर एक ही बार में देखना, जिससे कि आपको फायदा हो। बीच बीच में तोड़ के मत देखना इसे। चलें स्टार्ट कर लें। तो सभी लोग रेडी हैं? नोटबुक लेकर के बैठ जाना, इधर उधर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो उठ के गया उसके नंबर कम हो जाने हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डीएनए क्या है, डीएनए होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या है डीएनए के। डीएनए से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो कुछ रूल्स हैं, जो कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो सब यहाँ पे कवर करेंगे। और कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं, आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। बोर्ड 2024 में भी आए हैं, 2023 में आए, डिफरेंट सेट्स, हर सेट्स में डीएनए का क्वेश्चन देखने को मिला है। सबसे पहले डीएनए की बात करें तो वो एसिडिक इन नेचर होता है। ये जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, इसकी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, रुको जरा सब्र करो। तो फ्रेडरिक मिशर था जिन्होंने 1869 में ये बताया कि जो डीएनए है, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये एसिडिक मटेरियल है, जिसको उन्होंने न्यूक्लिन नेम दिया। अब बिकॉज ये एसिडिक है तो इसका न्यूक्लिक एसिड नाम दिया एक और दूसरे साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था ऑल्टमैन। आयरन मैन नहीं, ऑल्टमैन। ठीक है, अब बात आती है क्या इस एग्जाम्पल से क्वेश्चंस बन सकते हैं। मे भी आ जाए, देखो अभी तक तो नहीं आया है, सच सीयूटी में आता है, नीट में आता है, अभी तक बोर्ड में नहीं आया है, बट मे भी कहीं आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप ये एग्जाम्पल्स को स्टेट कर सकते हैं। अब इन एग्जाम्पल्स को क्यों याद कर रहे हैं, बिकॉज इसमें यह बताया हुआ है कि जो डीएनए की अल्टीमेटली इनडायरेक्टली लेंथ क्या है, वो यहाँ पे ये बता रहे हैं। मतलब बोले तो ये बैक्टीरियोफेज यहाँ पर जो पहला वाला है, ये यहाँ पे क्या है, इसका नाम बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जिसको बोलते हैं लैम्डा 174, और ये वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इसलिए बैक्टीरियोफेज बोल रहे हैं। इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। मुझे पता है आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, न्यूक्लियोटाइड्स किस चिड़िया का नाम है, उस चिड़िया का नाम अभी हम पता करेंगे। अब बात आती है बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इसमें 48,502 बेस पेयर्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड एंड बेस पेयर्स में क्या डिफरेंस है, अगेन आई विल लेट यू नो। अब बात करेंगे इसर्शिया कोलाई, इसमें 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डीएनए इज 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, ये हेप्लॉइड सेल का है। अगर डिप्लॉइड की बात करें यहाँ पर, तो डिप्लॉइड में कितना हो जाएगा, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर यहाँ पर हो जाएगा। अब जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है या आरएनए, इसकी बहस बाद में करेंगे। बट डीएनए कितनी तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, वो लीनियर, सिंगल स्ट्रैंड, सीधा, लीनियर मतलब सीधा, ऐसा भी प्रेजेंट हो सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड में, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर भी प्रेजेंट हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर भी प्रेजेंट हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर भी प्रेजेंट हो सकता है। बट आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड ही रहता है, और वो लूप बना लेता है और डबल स्ट्रैंडेड की तरह हमें यहाँ पर दिखता है। अब चलते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन जो कि आया हुआ है सीबीएसई 2024 में। असर्शन कहता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ द टू चेन्स इन द डीएनए डबल हेलिक्स शो एंटी पैरेलल पोलैरिटी। अच्छा, ऐसा है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना है। फिर यहाँ पे रीजन दिया हुआ है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, इसका आंसर मैं अभी आपको देने वाली हूँ। फिर आता है इफ द बेस एडेनाइन कॉन्स्टिट्यूट 31% ऑफ आइसोलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट, देन राइट व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ द बेस ऑफ साइटोसिन इन इट। ये 4 गैप रूल आपने सुना होगा, वो समझेंगे, उससे ये 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, और डीएनए के स्ट्रक्चर से ये 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो आइए जानते हैं डीएनए क्या है। डीएनए बेसिकली एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब काफी सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हुआ है। अब न्यूक्लियोटाइड किस-किस से बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स के हैं 3 हाथ, एक तो है पेंटोज शुगर, एक है नाइट्रोजनस बेसिस, और एक है फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आपको बताती हूँ नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पर क्या होते हैं। 2 तरीके के हैं, एक तो है प्यूरीन और एक है पायरिमिडीन। ठीक है, 2 तरीके के। अब प्यूरीन्स कैसे हैं, क्या
टाइप्स है प्यूरिन्स के, ये याद करना है। तो एक गाना है ना, पैग मोटे मोटे, तो वो पैग PAG है ना, वो उसको भूल जाओ, यहाँ पे याद रखो एडेनाइन एंड ग्वानाइन। तो एडेनाइन एंड ग्वानाइन प्यूरिन्स के अंदर आते हैं। अब पैग मोटे मोटे नहीं, पैग बहुत बड़ा बन गया है, उसको कट करना है, तो CUT दैट इज साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल पायरिमिडीन्स के अंदर आते हैं। ये दोनों चेन 9 मेंबर चेन है और ये हेट्रोसाइक्लिक चेन है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब 2 डिफरेंट रिंग्स आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। अब बात करेंगे इसकी, तो पायरिमिडीन्स आपके 6 मेंबर्ड होते हैं, एक होमोसाइक्लिक रिंग यहाँ पर होती है। एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थायमिन दोनों के दोनों DNA में प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे DNA में प्रेजेंट होते हैं, बट यूरासिल नहीं होता है। थायमिन की जगह यूरासिल RNA में प्रेजेंट होता है और थायमिन DNA में ही रहेगा। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पेंटोज शुगर की। पेंटोज शुगर जो यहाँ पर है 2 टाइप की होती है, एक तो है राइबोज और एक है डीऑक्सीराइबोज। राइबोज क्या है? राइबोज शुगर 5 कार्बन की बनी हुई है और 2 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज डीऑक्सी कर दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटा दिया है 2 प्राइम से, तो इसको बोला जाता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये DNA में प्रेजेंट होती है और राइबोज आपकी RNA में प्रेजेंट होती है। अब बात करेंगे पेंटोज फॉस्फेट ग्रुप की, तो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा। फॉस्फेट को मम्मी ने एक डंडा मारा है, OH OH OH, फिर नहीं बात मानता तो 2 डंडे मार देते हैं, ऐसे करके आप इसका डायग्राम याद रख सकते हो। अब बात करते हैं कि कैसे ये अरेंज होते हैं और कैसे अरेंज होकर के कैसे ये DNA यहाँ पर बनाते हैं। तो एक हम ले लेते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा स्लाइड, ठीक है। ओके मैम, ले ली है एक्स्ट्रा स्लाइड। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कुछ और ख़ास चीज़ें। देखिए, ये यहाँ पर हो गया फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, और ये यहाँ पर हो गई क्या? पेंटोज शुगर, ठीक है। फिर से ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। फिर से ये यहाँ पे क्या हो जाएगी? पेंटोज शुगर, समझे? अब क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे इसके बाद क्या होगा? ये छोटे छोटे यहाँ पर हर एक पेंटोज शुगर के पास हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होंगे, समझे? अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं। काइंड ऑफ ऐसे, ठीक है। मान लो ये आपके पास यहाँ पे क्या है? दिस इज फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, और ये है यहाँ पर, कलर चेंज कर लेती हूँ एक सेकेंड, और ये है यहाँ पे शुगर, ठीक है। दिस इज फॉस्फेट, दिस इज शुगर। ये मिलकर के यहाँ पे क्या बनाते हैं? यहाँ पर बनाते हैं बैकबोन, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने बना दिए बैकबोन, जो कि फॉस्फेट ग्रुप प्लस पेंटोज शुगर ने यहाँ पर बनाई है। इन दोनों के बीच में एक जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोला जाता है बेटा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोला जाता है। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर किस चीज़ की? इन दोनों के बीच में अगेन एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होगा, ठीक है। इसको भी क्या बोलेंगे? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। इसको भी क्या बोलेंगे? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलेंगे। अब ये दोनों मिलकर के यहाँ पर क्या बनाते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पर बनाते हैं। ये बात समझ आ गई? ठीक है मैम, ये समझ आ गई है। मैम अब आगे बताओ। ये मान लो बेटा एडेनाइन है। एडेनाइन किससे बॉन्ड करता है? थायमीन से। ये थायमीन है। ये दोनों 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पर जुड़े रहते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और मान लीजिए ये है ग्वानाइन एंड ये है यहाँ पर साइटोसिन। सो ये यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। काइंड ऑफ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो आपको 3 तरीके के बॉन्ड अभी यहाँ पर पता चल चुके हैं। अब बात आती है किस बॉन्ड की? बात आती है इन दोनों के बीच की। बात आती है इन दोनों के बीच की। यहाँ पर जो बॉन्ड होता है हम उसे बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो एक शुगर को एक बेस पेयर से ज्वाइन करके रखता है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली भैया? जो बैकबोन है आपकी वो बनी रहती है पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट से, और जो बेस पेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे इनसाइड अंदर की तरफ क्या रहते हैं? प्रोजेक्ट किए रहते हैं, अंदर की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सारे बॉन्ड्स याद हो गए प्लस सारे। अब आप देखो इसी को यहीं पे बनाते जाओ आगे, देखो ऐसे बन जाएगा आपका ये। अगेन ये यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, अगेन ये यहाँ पे पेंटोज शुगर, राइट? ठीक है, ऐसे ये यहाँ पे बनता जाएगा। ऐसे ये इलांगेट करते जाओ, ये इलांगेट करते जाओ, आपको डीएनए यहाँ पर मिल गया। काइंड ऑफ दिस इज व्हाट डीएनए लुक्स लाइक। ठीक है,
अभी एक चीज़ और बतानी है, जो बताना है वो क्या है, ये है यहाँ पे मान लो पेंटोस शुगर हमारे पास यहाँ पर है नहीं वो बनाने का, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारे पास 5 कार्बन का बन गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देती हूँ, ठीक है, काइंड ऑफ ऐसा। यहाँ पे O प्रेजेंट है, ठीक है, कीटोन ग्रुप, ठीक है। इधर क्या है, CH2OH, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, आपके पास है एक एडेनाइन ग्रुप, समझे। ये आपका एक पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड है। अब मैं आपको बताती हूँ न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड जो बेसिकली होता है उसमें क्या होते हैं, पेंटोस शुगर होती है, प्लस क्या होता है, क्या होता है बताओ, फॉस्फेट ग्रुप होगा या क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जहां से हम ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, यहाँ पे फॉस्फेट ऐड कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ये बन जाएगा। क्लियर है, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड इधर ये बन जाएगा। क्लियर है, तो ये रहा आपका एक न्यूक्लियोटाइड। ये है आपका पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, एंड दिस इज योर 5th कार्बन। तो 5th पे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है, इसलिए ये 5 प्राइम, ठीक है। अब ये 3 प्राइम यहाँ पर फ्री है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी यहाँ पर ऐसे बनती है। यहाँ पर एक और फॉस्फेट आएगा, फिर एक और पेंटोस, एक और फॉस्फेट, एक और पेंटोस, तो जो पोलैरिटी है वो यहाँ पर कैसे जाएगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मान लीजिए ये जो कार्बन यहाँ पे है वो 5 प्राइम वाला है, और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, कहाँ गया यार, ये यहाँ पे एक और फॉस्फेट अटैच होगा, ये यहाँ पे इसकी 3 प्राइम पोलैरिटी होगी। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दे आर ऑलवेज एंटी पैरेलल, ये आपको समझ आ जाएगा इधर से, ठीक है। ये देखो, ये 5 प्राइम कार्बन है, यहीं पे मैं समझा देती हूँ आपको, 1, ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। और यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, यहाँ पे क्या है, कीटोन ग्रुप, ऑक्सीजन, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच है। तो 5 प्राइम ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप है, इसके बीच में जो ये है वो क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है भाई, ये फॉस्फोएस्टर वाला, ठीक है, ये भी फॉस्फोएस्टर, समझे, P और फॉस्फोएस्टर, ये दोनों मिलाकर के क्या बन जाएंगे, फॉस्फोडाइएस्टर। इधर अगेन फिर एक, फिर एक, फिर एक। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये हो गया 5 है, ये 1, 2, क्योंकि ये डीएनए यहाँ पे OH प्रेजेंट नहीं रहेगा, और ये यहाँ पे क्या है, ये वाला OH फ्री है, दैट इज 3 प्राइम वाला। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंटी पैरेलल यहाँ पर होते हैं। तो पुराना वाला जो क्वेश्चन है उसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, द शुगर फॉस्फेट बैकबोन हैव 2 चेन्स इन डीएनए, डबल हेलिक्स शो एंटी पैरेलल पोलैरिटी, करेक्ट। द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन वन स्ट्रैंड गो फ्रॉम 3 कार्बन टू 1 न्यूक्लियोटाइड टू अ 5 कार्बन ऑफ एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड, वेयर एज दोज इन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड गो वाइस वर्सा, जो कि एब्सोल्युटली यहाँ पर करेक्ट है। रीजन भी करेक्ट है, स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सब सही है। अब चलते हैं आगे, क्योंकि इसके लिए आपको दूसरी चीज यहां पर पढ़नी है। तो अब चलते हैं बेसिकली जो आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के जो सेलिएंट फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है, उनको देख लेते हैं। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स विद अ शुगर फॉस्फेट बैकबोन एंड बेसेस प्रोजेक्टिंग इनसाइड। बेस कहाँ होते हैं, अंदर होते हैं। एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, वन रन्स फ्रॉम 5 to 3 एंड अदर 3 to 5. बेस पेयरिंग, एडेनाइन पेयर्स विद थाइमिन by 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड गुआनाइन पेयर्स विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ensures purine pyrimidine pairing. राइट हैंडेड हेलिक्स होता है जो कॉइल्ड होता है, जैसे सीढ़ियां होती हैं, आप उनको राइट हैंडेड मोड़ दो उन सीढ़ियों को, तो दैट इज द राइट हैंडेड डायरेक्शन में। और 3.4 नैनोमीटर की एक पिच होती है। एक पिच का मतलब क्या है, दिस इज 1 पिच, इसको बोलते हैं 1 पिच। 1 पिच होती है कितने, 3.4 नैनोमीटर की,
और अगर आपको इस पिच में देखने हैं तो टोटल 10 बेस पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 10 बेस पेयर प्रेजेंट हैं एक पिच में। मान लो आपको हमने कह दिए हैं 20 बेस पेयर्स हैं, तो आप यहाँ पे लेंथ निकाल सकते हैं। ये 2.4 नैनोमीटर में 10 है, तो 20 में क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8, 3 2 6, 6.8 नैनोमीटर आपके लेंथ का डीएनए का लेंथ हो गया। नाउ स्टेबिलिटी, द स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर्स, हाइड्रोजन भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लस एक जो ये दो एडेनाइन जो बॉन्डेड है थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रहते हैं और इसको स्टैक्स, वन स्टैक्स ओवर द अदर, ये स्टेबिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये डीएनए का स्ट्रक्चर आया है डबल हेलिक्स, ये किसके थ्रू आया है? ये आया है वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था, लेकिन उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। एक तो था चारगैफ रूल और एक था यहाँ पर क्रिस्टलोग्राफी। चारगैफ रूल ये कहता है कि जो प्यूरिन्स हैं वो पायरिमिडीन्स के बराबर यहाँ पर होते हैं। चारगैफ रूल क्या होता है? एडेनाइन प्लस गुएनाइन इज इक्वल्स टू थाइमिन प्लस साइटोसिन, एडेनाइन प्लस गुएनाइन डिवाइडेड बाय थाइमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल्स टू 1। तो अगर आपको क्वेश्चन मान लो ये दे दिया गया, ये वाला क्वेश्चन, कि इफ द एडेनाइन कॉन्स्टिट्यूट 31%, टोटल एडेनाइन है 31%, है ना, तो एडेनाइन थाइमिन के साथ बॉन्डेड रहता है, आइसोलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट, देन राइट व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ द साइटोसिन। एडेनाइन थाइमिन के साथ बॉन्डेड रहता है, तो 31 प्लस 31 ये हो गए आपके 62, है ना। एडेनाइन थाइमिन के साथ बॉन्डेड है, क्लियर है। तो जितना एडेनाइन उतना थाइमिन, जितना एडेनाइन उतना थाइमिन। अब बात आती है 62, 100 में से 62 माइनस करो भाई, 10 में से 2 गया, 8 बचा और इधर बचा 9, 38, तो टोटल 38 बचा है। 38 हमें डिवाइड करना है साइटोसिन एंड ग्वेनाइन में, डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो टोटल हाँ आपका 19 हो गया साइटोसिन एंड 19% हो गया ग्वेनाइन। यहाँ पे हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहे आपके 3 नंबर, यहाँ से पूरे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो बेसिकली एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में इन्होंने ये बोला कि यार कुछ ना पैटर्न है जो कि रिपीट हो रहा है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर, जो हेलिक पैटर्न है। एक्सरे डिफ्रैक्शन से ये पता चला, जहाँ से हमें पता चला कि जो वो डबल हेलिक्स है 3.4 एंगस्ट्रॉम पर वो पीरियोडिसिटी शो करता है, पीरियोडिसिटी समथिंग विच इज़ रिपीटिंग अगैन एंड अगैन। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं कि ये जो डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये कैसे प्रेजेंट होता है। मान लो हमारे डीएनए की लेंथ, मान लो क्या ऑलमोस्ट मैं बताऊं तो 2.2 नैनोमीटर होती है एक डिप्लॉयड डीएनए कंटेंट की लेंथ जो ह्यूमन का होता है। 2.2 नैनोमीटर का जो डीएनए है वो कैसे यार इतने से छोटे से न्यूक्लियस में पैक हो जाता है। तो उसके लिए चाहिए होते हैं हमें हिस्टोन प्रोटीन, दीज आर बेसिक इन नेचर एंड ये 5 तरीके के प्रोटीन है, H1, H2A, H2B, H3, H4। इनका H1 हटा दो यहाँ से, बाकी के ये डबल रिपीट होते हैं और बनाते हैं ऑक्टेमर। ऑक्टेमर के ऊपर एक और H1 रहता है जिसको बोलते हैं H1 सीलिंग, और ये सिर्फ ऑक्टेमर है। अब इसके ऊपर जो डीएनए है जिसकी विड्थ है 2 नैनोमीटर की, वो जब इसके ऊपर रैप हो जाएगा, ऑलमोस्ट 200 बेस पेयर्स का डीएनए आपको मिलता है एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर। व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम ऑक्टेमर प्लस डीएनए इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। ठीक है, H1 प्रोटीन का काम क्या है? H1 प्रोटीन में टोटल 8, ऑक्टेमर में टोटल 8 प्रोटीन, बट न्यूक्लियोसोम में टोटल 9 प्रोटीन्स रहते हैं। H1 यहाँ पे सील कर देता है ताकि वो डीएनए अनरैप ना हो जाए। अब धीरे धीरे जाकर के अगर हम इन्हें देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है मोतियों की माला पिरोई हुई है। ये और ज्यादा कंडेंस यहाँ पर होता है, बनाता है क्रोमैटिड, और कंडेंस होता है और यहाँ पर क्या बनाता है? सुपर कॉइल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाता है। बेसिकली नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स वी कांट से, बट पॉलीअमीन्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हम बात करें किसकी, पैकेजिंग इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में आपको पॉलीअमीन्स यहाँ पर चाहिए होते हैं। अब बात करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स की कि कैसे पता चला कि डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर है। हम क्यों डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल बोले? तो यहाँ से हो रहे हैं आपके एक्सपेरिमेंट शुरू, और आप देखिएगा इन एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डेट, साइंटिस्ट और एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इन्होंने क्या लिया कि जैसे इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जो कि निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि यार अगर किसी ऑर्गेनिज्म को, मान लो मेरी जो बुरी एनर्जीज हैं या अच्छी एनर्जीज हैं मुझे आप में ट्रांसफर करनी है, तो हाउ यू गोना डू दैट? अब कोई ऑर्गेनिज्म के पास एक जीन है जो कि बीमारी करता है, या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन हमारे में चली जाती है और हमें निमोनिया हो जाता है, तो वो किसके थ्रू जा रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। हमने यहाँ पे एक बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया का नाम क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। ठीक है, क्या नाम था इसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये, कोकस निमोनिये।
इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के मैंने 2 स्ट्रेन्स यहाँ पर लिए हैं, एक तो रफ स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन। इसकी रफ कॉलोनीज बनती हैं। रफ कॉलोनीज क्या नहीं करती, यहाँ पे कोई बीमारी नहीं करती हैं। दे डू नॉट कॉज एनी डिजीज, दे आर नॉन पैथोजेनिक। और ये स्मूथ कॉलोनीज बनाता है और ये यहाँ पे क्या करता है, ये पैथोजेनिक यहाँ पर होता है। ये बैक्टीरिया यहाँ पे क्या करता है, बीमारी करता है। देखो, जब मैंने यहाँ पर पहला स्टेप जो लिया, मैंने यहाँ पे रफ स्ट्रेन लिया जो कि नॉन वायरुलेंट है ना, बीमारी नहीं करेगा। जब मैंने ये चूहे में डाला, चूहा मरा नहीं। लेकिन जब मैंने स्मूथ वाला डाला तो चूहा मर गया, बिकॉज ये क्या है, पैथोजेनिक है। दिस इज पैथोजेनिक। अब बात आती है, जब मैंने हीट किल्ड मरा हुआ जो पैथोजन है वो डाला इसमें, तो इसने इसको बीमारी नहीं करी। मतलब उसका कुछ जो चीज़ था जो कि बीमारी कर रहा था वो इनएक्टिवेट हो गया हीट की वजह से। अब ये रफ स्ट्रेन लिया मैंने, जिंदा बैक्टीरिया वो लिया, और स्मूथ स्ट्रेन लिया मरा हुआ। जब दोनों को मिलाकर के डाला तो चूहा मर गया। क्यों भाई मरा? जब हीट के लिए यहाँ पे नहीं मार रहा तो यहाँ पे कैसे मार दे रहा है? ये बात लोगों को बहुत अजीब लगी। कुछ तो ऐसा हुआ इस आर स्ट्रेन में कि इसने इस चूहे को मार दिया। तो हमें ऐसा लग रहा था कि इस हीट किल्ड एस में जो था वो आर स्ट्रेन के जिंदा एनवायरनमेंट में जा करके एक्टिवेट हो गया और चूहे को मार दिया। तो क्या था वो जो एक्टिवेट यहाँ पर हुआ, वो हमें आगे दूसरे एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। तो केमिकल कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल फॉर्मेशन, और कैप्सूल फॉर्मेशन जो एस स्ट्रेन है उसमें कैप्सूल रहता है, स्मूथ कॉलोनीज बनती हैं और वो यहाँ पर बीमारी करता है। इसका मतलब यह है कि उसमें कुछ तो ऐसा केमिकल है जो केमिकल जैसे ही लिविंग आर में गया और वो कैप्सूल बना डाला लिविंग आर में जा करके, और वो एस टाइप कन्वर्ट हो गया और चूहे को मार दिया। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की जो ये मैसेज है, ये ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ, कौन है वो चीज़ जो इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है, ये प्रोटीन है, डीएनए है, अमाइनो एसिड्स है, क्या है? ग्रिफिथ बहुत घबरा गया जब उससे पूछा गया। पहले तो प्रोटीन को माना जाता था बट प्रोटीन को रिजेक्ट कर दिया गया कि वो यहाँ पे नहीं होता है। तो 3 साइंटिस्ट आए जिसने इस प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर बताया कि ये केमिकल का नाम है क्या, ये केमिकल है क्या जो कि इस बीमारी को ट्रांसफर कर रहा है। तो जब हम आगे गए तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट आता है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो क्या है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल? ये दिया गया था ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन कार्टी 1933 एंड 1934 में। देखिए, हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली यहाँ पर, ठीक है, मैंने एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पर ले ली, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, इस टेस्ट ट्यूब में है लिविंग आर है, ठीक है, प्लस हीट किल्ड एस है। क्या है? हीट किल्ड एस है, हीट किल्ड एस है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। जब मैंने यही वाला जो सामान है ये मैंने एक और कंटेनर में थोड़ा सा डाल दिया, ये पूरा सामान मैंने यहाँ पर डाला, प्लस मैंने यहाँ पर क्या डाला, मैंने यहाँ पर प्रोटीएज डाल दिया। मुझे लग रहा है शायद प्रोटीन हो सकता है, लेट अस चेक शायद प्रोटीन है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, जब मैंने ये वाला कंटेंट इस चूहे में, ये चूहा है, ठीक है, ये इसकी पूंछ है, चूहे में जैसे ही मैंने ये डाला तो चूहा यहाँ पर क्या हुआ, चूहे को कोई फर्क नहीं पड़ा, चूहा यहाँ पर जिंदा था, चूहा यहाँ पर मर गया। क्योंकि मतलब इसका मतलब ये है चूहा डाइड, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, प्रोटीज किस लिए डाला है, ताकि वो प्रोटीन को डिग्रेड कर दे, वो एंजाइम, ठीक है। अब प्रोटीन डिग्रेड हो गया तो बचा क्या यहाँ पे, हमें लग रहा है आरएनए हो सकता है। हमें क्या लग रहा है कि आरएनए या फिर प्रोटीन या फिर डीएनए, हमें इसमें कंफ्यूजन है कि ये हो सकता है शायद, ठीक है। तो प्रोटीन मैंने जब यहाँ पे डिग्रेड कर दिया तो मतलब आरएनए और डीएनए में से ही कोई मार रहा है, प्रोटीन तो नहीं मार रहा है, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट केस क्या लिया, मैंने नेक्स्ट केस जो लिया, अरे रे 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 नेक्स्ट केस में मैंने क्या लिया है, मैंने इसमें ऐड कर दिया है आरएनएज, राइबोन्यूक्लियस बोल दो, आरएनएज कर दिया है। तो आरएनए यहाँ पे डिग्रेड हो जाएगा। अब चूहा मैं बनाऊँ, यहाँ पे चूहा जिंदा बनाऊँ कि मुर्दा बनाऊँ, तो चूहा फिर से मर जाता है। इसका मतलब आरएनए भी है जो कि यहाँ पर इसको नहीं मार रहा है, ठीक है। अब मैंने दूसरी टेस्ट ट्यूब ली यहाँ पे, भाई दूसरी टेस्ट ट्यूब में मैंने ये वाला कंटेंट फिर से डाला, ये सारा का सारा कंटेंट फिर से डाला, ठीक है। और ये सारा का सारा कंटेंट डालने के साथ इसमें डीएनएज भी डाल दिया। जब मैंने ये चूहे के अंदर डाला तो चूहा बोला उई मैं तो मर गया, चूहा बोला उई उई मैं तो नहीं मरा,
क्योंकि यहाँ पर डीएनए तो डिग्रेड हो गया है, डीएनए क्या हो गया, डिग्रेड हो गया है, और चूहा यहाँ पर नहीं मरा, चूहा यहाँ पर जिंदा है। तो इसका मतलब डीएनए ही है जो यहाँ पर क्या करता है, चूहे को मार रहा है। तो डीएनए ही क्या है यहाँ पर, एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और इधर इट इज अ जेनेटिक मटेरियल हेयर। ठीक है, अब चलते हैं। वाई डिड हर्शी एंड मार्था चेज यूज एस सल्फर NP इन देयर एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन इन देयर एक्सपेरिमेंट। भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, है ना, 5 नंबर का है, बताओ कितना इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ेगा इस एक्सपेरिमेंट को, हर्शी एंड मार्था चेज के एक्सपेरिमेंट को। देखिए मैं आपको 2 चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए लाल में क्या है, प्रोटीन कोट। प्रोटीन किससे बना है, सल्फर से। हमने कौन सा सल्फर यहाँ पे यूज किया है भाई, अरे यार है, हमने यहाँ पर S35 किया है, जो कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव है। क्या है ये, रेडियो एक्टिव, यहाँ पर ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, S35 यहाँ पर यूज किया। दिस इज प्रोटीन कोट, ये यहाँ पर चमक रहा है। ठीक है, प्रोटीन कोट। ओके, इधर आप देख सकते हैं क्या चमक रहा है, यहाँ पर डीएनए चमक रहा है, जो कि अंदर है, आरएनए डीएनए जो भी हो। यहाँ पे क्या चमक रहा है, डीएनए चमक रहा है, जिसमें हमने P32 यहाँ पर लिया है, जो कि रेडियो लेबल्ड यहाँ पर है। ये इसलिए लिया है ताकि ये हमें चमके और हम इन्हें आइडेंटिफाई यहाँ पर कर लें। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आपने ये एक ई कोलाई बैक्टीरिया लिया है, ठीक है, आपने इस बैक्टीरियोफेज को कहा कि तुम जाओ इस बैक्टीरिया को यहाँ पे इन्फेक्ट करो। हमें क्या पता ये क्या प्रोटीन से इन्फेक्ट करेगा या डीएनए से इन्फेक्ट करेगा। ये अनइक्विवोकल प्रूफ था कि भाई कोई संदेह नहीं है इस एक्सपेरिमेंट में, एकदम परफेक्ट एक्सपेरिमेंट यहाँ पर है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रेडियो लेबल्ड एलिमेंट यहाँ पर लिए थे। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर, किस लिए, डिटेक्शन के लिए, ताकि वो इजीली डिटेक्ट कर पाएँ। ठीक है, अब इसमें इन्होंने ब्लेंडिंग की। अब देखो मैं एक क्वेश्चन को समझाते हुए चलती हूँ, तो ये क्लियर हो गया। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन इन देयर एक्सपेरिमेंट। ब्लेंडिंग इन्होंने क्यों करी, ताकि जो प्रोटीन कोट है वो डिटैच हो जाए किससे, बैक्टीरिया से। प्रोटीन कोट डिटैच हो जाए बैक्टीरिया से, ब्लेंडिंग इसलिए इन्होंने यहाँ पर की। अब देखो क्या होता है, ये यहाँ पर बाहर चमक रहा है। एक बात बताओ, जो आपका ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर है न्यूक्लियस तो नहीं है, बट जेनेटिक मटेरियल एंड दैट इज मोर हेवियर, राइट। और यहाँ पे भी ये इसका ये चला गया। अब देखो यहाँ पर रेडियो लेबल्ड न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल नहीं है, यहाँ पर है। अब हमने क्या किया, इनको सेंट्रीफ्यूज किया। तो पहला ब्लेंडिंग का मतलब पता चल गया, टू सेपरेट देम, इसलिए हमने ब्लेंडिंग की। अब सेंट्रीफ्यूगेशन हम क्यों कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन पहला काम होता है इन्फेक्शन का, फिर आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, सेपरेशन के लिए। किस लिए, सेपरेशन किस वजह से, बेस्ड ऑन डेंसिटी, ठीक है। तो जो हैवी है वो हमें नीचे दिखेगा और जो भारी है वो हमें ऊपर दिखेगा। तो हमने 2 टेस्ट ट्यूब ले ली। जैसे ही मैंने 2 टेस्ट ट्यूब ली तो मुझे ऊपर कुछ चीज़ें मिली, बिकॉज प्रोटीन इज लाइटर, प्रोटीन कैसा है, हल्का है, ठीक है। मुझे ऊपर कुछ चीज़ें मिली जो कि यहाँ पर चमक रही थी, ओके, और मुझे इधर ऊपर कुछ चीज़ें मिली जो कि चमक नहीं रही थी, ये लाइटर चीज़ है, ठीक है। नीचे मुझे यहाँ पर कुछ मिला जो कि चमक रहा था, ठीक है, और इधर मुझे कुछ चमकता हुआ नहीं दिखाई दिया, ओके। तो हमें ये पता है कि मैंने पहले केस में प्रोटीन कोट को चमकाया था और दूसरे केस में मैंने डीएनए को चमका रखा है, ठीक है। अब मुझे ये पता चला कि यहाँ पे चमक रहा है, यहाँ पे नहीं चमक रहा है, और मुझे ये पता है कि भाई इधर बैक्टीरिया तो है ही, क्योंकि ये हैवी है ना। बैक्टीरिया इज मच हैवियर देन द प्रोटीन कोट ऑफ द वायरस। भाई यहाँ पर हैवी है, इधर चमक नहीं रहा है, मतलब इधर जो आया है वो चमकता हुआ नहीं है और वो है डीएनए। इधर जो आया है वो चमकता हुआ आया है और वो है डीएनए। इसका मतलब जो डीएनए है, जो कि आपके जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, ट्रांसफर करता, डीएनए है जो कि जेनेटिक मटेरियल, और वो ही इंफॉर्मेशन को यहाँ ट्रांसफर करता है। समझ आ गई बात। अब बात आती है मिचेल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट की, जो कि क्या कहता है कि डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। भाई सबसे पहली बात यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वॉटसन एंड क्रिक के बारे में, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक के बारे में पता होना चाहिए। कहाँ गया है, इधर आ जाते हैं, ठीक है।
वॉटसन एंड क्रिक के बारे में पता होना चाहिए। तो वॉटसन एंड क्रिक से रिलेटेड सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ। गिवन बिलो इज अ सेंट्रल डोग्मा, जो कि दिया गया था वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। यहीं पे कर लेते हैं ना इसे, वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था ये। इन्होंने रेप्लिकेशन जब डिस्कवर नहीं किया है उससे पहले बता दिया कि डीएनए से डीएनए बनना यहाँ पर क्या कहलाता है भाई, यहाँ पर कहलाता है रेप्लिकेशन। ए क्या है यहाँ पे, रेप्लिकेशन है। डीएनए से एमआरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। ये आपके किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। तो हमने ये बता दिया। व्हाट डज सेंट्रल डोग्मा स्टेट इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, राइट एन एग्जांपल वेयर इट इज नॉट एप्लीकेबल। व्हाट डज सेंट्रल डोग्मा स्टेट इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये बताता है कि एक्सप्रेशन कैसे होता है जीन का। ये हमें क्या बताता है कि जीन का एक्सप्रेशन कैसे होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। प्लस राइट एन एग्जाम्पल, इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करके, ये पूरा इलैबोरेट करके लिख देना कि क्या यहाँ पे होता है। एग्जाम्पल वेयर इट इज नॉट एप्लीकेबल, भाई जहाँ पे वायरस, जब वायरस है ना, वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जिस वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है वहाँ ये एप्लीकेबल नहीं है। बिकॉज आरएनए से डीएनए अगर बनेगा तो ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसके बारे में सेंट्रल डोग्मा ने ऐसा हमें कुछ नहीं बताया है। इसके लिए एक एंजाइम भी चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब बात आती है ये रेप्लिकेशन की, कि अगर आपके पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है, अगर इसकी कॉपीज बनती हैं तो क्या ये दोनों कॉपी एकदम नई होंगी, या ये दोनों कॉपी एकदम सेम होंगी, या ये सेमी कंजर्वेटिव होंगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये डीएनए है, तो क्या आपका डीएनए जो यहाँ से रेप्लिकेट होगा वो एकदम नया होगा, क्या ये यहाँ पर एग्जैक्टली सेम होगा, या ये यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव होगा, मतलब एक पुराना और एक नया स्ट्रैंड। इन तीनों में से कौन सा जो है होता है, हम पढ़ रहे हैं इसको बिकॉज यही यहाँ पे सही है, जिसको बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव। समझ गए, इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। ये दिया था हमारे मिसेल्सन एंड स्टॉल ने। मिसेल्सन एंड स्टॉल ने 1958 में ये दिया था। ये क्या कहते हैं कि आप देखो, एक आपका है हर्शी एंड चेज वाला एक्सपेरिमेंट जिसमें इन्होंने रेडियो लेवल एलिमेंट लिए थे। इन्होंने यहाँ पे क्या लिया है, इन्होंने यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन लिया है उस नाइट्रोजन के इन्होंने हैवी प्लस लाइट आइसोटोप यहाँ पे लिए हैं। क्या लिए हैं, आइसोटोप्स यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। तो हैवी में आपका आ जाता है N15 और लाइट में आपका आ जाता है N14, राइट। इसका काम क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली, ये है डीएनए। इस डीएनए में दोनों रेड कलर के हैं और दोनों रेड कलर का मतलब है N15 है। अब मैं 20 मिनट इस वाले बैक्टीरिया को एक ऐसे मीडियम में ग्रो करती हूँ जहाँ पे मैंने लाइट आइसोटोप वाला अमोनियम क्लोराइड लिया है। जब ये 20 मिनट यहाँ पर ग्रो करता है तो मुझे 2 डिफरेंट कलर के बैंड्स मिलते हैं। मुझे ये कैसे पता चलेगा, ये मैंने सेंट्रीफिकेशन किया, ये यहाँ पे डीएनए बिल्कुल नीचे सेटल हो गया है क्योंकि ये भारी है, N15 है, हैवी आइसोटोप है। इधर आप देखेंगे मुझे ना इधर मिला है ना मुझे इधर मिला, ये मुझे बीच में यहाँ पर मिला है। इसका मतलब यहाँ पे ये थोड़ा सा हल्का हो चुका है क्योंकि यहाँ पे 2 लाइट स्ट्रैंड्स भी आ चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब कुछ तो नया और हल्का आया है और कुछ पुराना वाला ही है। 50-50 का रेशो चल रहा है, हाइब्रिड। अब मैंने जब यहाँ पे देखा, फिर से मैंने 40 मिनट इसे ग्रो किया तो मैंने देखा कि N14 N15 N14 N15, राइट। तो ये जो पुराना वाला था ना, इसका नया बनेगा, पुराना वाला तो रहेगा ही रहेगा, बट जो हरा नया बना है इसकी दोनों कॉपीज कैसी बनेंगी, और नई आएंगी ना, एक हरा पुराना और एक हरा न्यू। बिकॉज यहाँ पे अगेन मैंने N14 वाला मीडियम लिया है, ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड लिया है। तो यहाँ पे मुझे इक्वल स्ट्रैंड दिखे लाइट एंड हाइब्रिड के। इससे मुझे प्रूफ हो गया कि भाई ये तो सेमी कंजर्वेटिव है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। इससे क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपकी मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको साइंस अड्डा के चैनल पे। वहाँ पे आपके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने सारे सॉल्व कराए, आप उनको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे कि वो बोल सकता है कि ई कोलाई 20 मिनट तक ही क्यों ग्रो कर रहा है, क्योंकि जो ई कोलाई की लाइफ साइकिल है ना वो 20 मिनट की है, वो 20 मिनट में अपनी कॉपीज बना लेता है, तो मतलब उसका डीएनए भी रेप्लिकेट यहाँ पर कर जाता है। अब बोल देगा कि 80 मिनट के बाद आपको कितने यहाँ पे लाइट एंड कितने यहाँ पे हाइब्रिड स्ट्रैंड्स मिलेंगे, तो बस आपको क्या करना है, ये ड्रॉ करना है इसी तरीके से, इनकी और कॉपीज बनवानी है। तो देखो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 4 स्ट्रैंड हो जाएंगे,
ठीक है। इधर आपके दो हाइब्रिड हैं, 2 N15 रहेंगे और दो के दो चार आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे और लाइट स्टैंड्स आ जाएंगे। ठीक है, 2 के और 2 टोटल 4 हो गए लाइट, और यहाँ पे +2 और लाइट हो गए, तो टोटल 6 लाइट स्टैंड और इसके टोटल और 4 लाइट स्टैंड्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको करना है। आप ऐसे बता सकते हैं कि अब कितने 80 मिनट बाद कितने आपके पास 2 ही होंगे यहाँ पर हैवी N15 वाले, बाकी 4 4 8 9 10 और 10 4 14 आपके होंगे यहाँ पे N14 वाले। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब चलते हैं, सेंट्रल डोग्मा हो गया, अब चलते हैं आगे क्या है, आगे क्या है। हाँ, अब बात करते हैं कि वाई DNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल। DNA ही क्यों जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे है, पहले मैं बता देती हूँ। जो DNA है वो ही जेनेटिक मटेरियल है इन ऑल ऑर्गेनिज्म। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस क्या हैं यहाँ पे, वायरस में DNA भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल एंड इट कैन बी RNA ऑल्सो, लेकिन एक वायरस में एक ही चीज़ होगी ना, दोनों DNA एंड RNA दोनों नहीं हो सकते जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है? चलो, why DNA is performing genetic material where RNA perform dynamic function of messenger and adapter to fulfill the requirement of genetic material। उसको रेप्लिका बनाना आना चाहिए, it should be chemically and structurally stable होना चाहिए, provide scope for slow changes होने चाहिए, mutation जो है वो धीरे धीरे होने चाहिए, should express in the form of Mendelian character की फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, वही एक गुड जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर होता है। Let me tell you few more things, if any kind of more any other question comes that is in more detail, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अगर आप देखेंगे तो RNA की बात करें तो RNA में राइबोज शुगर होती है, एंड DNA की बात करें तो DNA में आपके पास क्या होता है, OH यहाँ पर नहीं होता। ये OH ना स्टेबिलिटी अनस्टेबल बनाता है, क्या बनाता है, अनस्टेबल, और ये OH यहाँ पे क्या करता है, ना होना इसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर ये स्टेबल है और ये इसको अनस्टेबल इसलिए बनाता है बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, और हाईली रिएक्टिव की वजह से इसमें म्यूटेशन भी फास्ट होती है, प्लस इसमें यूरासिल भी इसको थोड़ा सा अनस्टेबल बनाता है। ठीक है, और अगर मैं बात बताऊं यहाँ पे ये स्टेबल है, प्लस ये लेस रिएक्टिव होता है इसी की वजह से, प्लस इसमें जो थाइमीन है ना बच्चे, थाइमीन जो होता है वो उसको और स्टेबल बनाता है, जिसकी वजह से स्लो म्यूटेशन इसमें होता है। तो ये कुछ कारण है इंपॉर्टेंट जो कि आप दोनों के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन जो रेप्लिकेशन से रिलेटेड है। व्हाई डज DNA रेप्लिकेशन अकर विद इन अ रेप्लिकेशन फॉर्क एंड नॉट इन इट्स एंटायर लेंथ? DNA रेप्लिकेशन इज कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस ऑफ 2 स्ट्रैंड्स विद इन द रेप्लिकेशन फॉर्क, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। टोटल आपका हो गया ये 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, 3 नंबर का ही है। चलो मैं बताती हूँ क्यों ये यहाँ पर ऐसा है। अगर हम DNA रेप्लिकेशन की बात करें तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बेटा दोनों कहाँ होता है, प्रोकैरियोट्स में तो ये साइटोप्लाज्म में ही होगा और यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में काफ़ी फास्ट होता है, यूकैरियोट्स में थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो होता है इसके कंपैरिजन। ठीक है, रेप्लिकेशन। ओके, ये बात समझ आ गई। अब आपके पास एक डबल स्टैंडर्ड DNA यहाँ पर है। ठीक है, एक आपके पास डबल स्टैंडर्ड DNA यहाँ पर है जिसकी पोलैरिटी यहाँ पे क्या है, 5' to 3' एंड 3' to 5'। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताती हूँ, रेप्लिकेशन हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही होती है, समझे। और अभी यहाँ पे क्या चाहिए होता है आपको, सबसे पहले चाहिए होता है एक हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड DNA को सिंगल स्टैंडर्ड करता है बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। क्लियर? अब इसके लिए चाहिए होती है बेटा एनर्जी। अब आपको पता है इसका आंसर ये होगा, व्हाई डज DNA रेप्लिकेशन अकर विद इन अ रेप्लिकेशन फॉर्क एंड नॉट इन द एंटायर लेंथ साइमल्टेनियसली? बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी, पहले इतना ओपन होगा, फिर इतने में रेप्लिकेशन, फिर और ओपन होगा, फिर रेप्लिकेशन, फिर ओपन होगा, फिर रेप्लिकेशन। इसलिए बिकॉज बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है DNA हेलिक्स को ओपन करने में, इसलिए ये नहीं होता है। कि ये क्लियर चीज़ हो गई। अब बात करते हैं इसकी। अब सेकेंड स्टेप होता है क्या, ये देखो इधर आपके पास हेलिकेज एंजाइम, सबसे पहले रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ पे होगा, ओराई साइड पर, दैट इज
प्रोकैरियोट्स में ओराई, यूकैरियोट्स में इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हेलिकेज क्या करता है? ओपन हेलिक्स बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके लिए हमें यहाँ पे एनर्जी भी चाहिए होती है। उसके बाद आपका टोपो आइसोमरेज होता है जो कि नेगेटिव कॉइलिंग, डबल हेलिक्स की नेगेटिव कॉइलिंग को अवॉइड करता है। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो ओपन फॉर्क है उसको क्लोज नहीं होने देते, फिर से रिकॉइल नहीं होने देते हैं। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे एंजाइम चाहिए होता है, प्लस यहाँ पे आरएनए प्राइमर्स भी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहीं से याद रखो। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्राइमर, आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर, प्राइमर आरएनए चाहिए होता है और वो सिर्फ 3 प्राइम एंड पर ही जुड़ता है, 3 प्राइम एंड पर ही जुड़ेगा। तो मान लो मैंने एक आरएनए प्राइमर जो है वो 3 प्राइम एंड पर जोड़ दिया। व्हाट इज दिस? प्राइमर 3 प्राइम एंड पर ही जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 प्राइम है, यहाँ मैं प्राइमर नहीं लगा सकती, मतलब अगर ये 5 प्राइम है तो ये वाला एंड में 3 प्राइम मानूंगी, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? एक प्राइमर लगा दिया। ये भी ग्रीन वाला क्या है? प्राइमर है। ठीक है, अब देखो इसका रेप्लिकेशन तो कॉन्टिन्यूस होता जाएगा, राइट, लेकिन इतने में रेप्लिकेशन हुआ, फिर मुझे एक और प्राइमर लगाना पड़ेगा, प्राइमर लगाना पड़ेगा, फिर रेप्लिकेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर प्राइमर लगाना पड़ेगा इधर, फिर रेप्लिकेशन होगा। ऐसे ये रेप्लिकेशन होता है। कारण आपको पता चला गया, बिकॉज आरएनए प्राइमर कैन बी ओनली एडेड एट 3 प्राइम ऑफ एनी स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। समझे? तो ये कैसा है? लैगिंग है। ठीक है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है। क्यों है? ये चीज़ आपको पता चल गई है। समझे? क्यों है? ये चीज़ आपको पता चल गई है। ये क्या है? कॉन्टिन्यूस है, प्लस ये क्या है? यहाँ पे लीडिंग है। तो कौन सा वाला लीडिंग, कौन सा वाला लैगिंग, ऐसे ही ड्रॉ करना है। प्लस ये जो फ्रेगमेंट्स यहाँ पर बने हैं, ये येलो येलो वाले, इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोला जाता है। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स किससे ज्वाइन होते हैं? दे आर ज्वाइंड बाय लाइगेज एंजाइम। किससे? ज्वाइंड बाय लाइगेज एंजाइम। इनके बीच में अगर गैप है तो जैसे कहते हैं ना, 2 ईंटें रखी हैं, 2 ईंट के बीच में जो सीमेंट भरा जाता है वो किससे भरा जाता है? डीएनए से, डीएनए पॉलीमरेज से। डीएनए पॉलीमरेज इसमें गैप्स को इनको फिल कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे परफेक्ट। चलो एक बार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो आपको समझ आ गया डिसकॉन्टिन्यूस एंड कॉन्टिन्यूस। एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। पूरे 3 नंबर यहाँ पर हो गए पक्के। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि आपका जो डीएनए है, डीएनए से आपका एमआरएनए बनना, चाहे टीआरएनए बनना, चाहे आरआरएनए बनना, क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। लेकिन एमआरएनए से सिर्फ प्रोटीन बनना कहलाता है ट्रांसलेशन, ना कि ये दोनों प्रोटीन नहीं बनाते हैं। क्लियर? अब देखो इसको चाहिए क्या क्या होता है? एक प्रोमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर। ये क्या करता है? कोड करता है पर्टिकुलर चीज़ के लिए। प्रोमोटर क्या करता है? इनिशिएट करता है किसको? ट्रांसक्रिप्शन को। टर्मिनेटर क्या करता है? स्टॉप कर देता है ट्रांसक्रिप्शन को। मान लो देखो बेटा, आपके पास 2 स्ट्रैंड है ना, डीएनए है, ये 2 स्ट्रैंड है। ये भूल जाओ कि इसको ये टेम्पलेट क्यों कह रहा है, इसको कोडिंग क्यों कह रहा है, जो भी है ये भूल जाओ। ठीक है, अब 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला ये स्ट्रैंड है और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला ये स्ट्रैंड है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होता है। तो मैं इसको यहाँ पर नहीं लेती हूँ ट्रांसक्रिप्शन में। आपका ऑपोजिट स्ट्रैंड जो होता है वो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे बनेगा उल्टा 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला एक स्ट्रैंड। तो ये कोडिंग क्यों है? इसको कोडिंग क्यों बोल रही हूँ? 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले को, जो कि ये डीएनए का है, इसको कोडिंग इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जो ये एमआरएनए यहाँ पर बना है ना बच्चा, ये जो एमआरएनए बना है ये इस वाले के बराबर है। ये इसका सीक्वेंस एक जैसा है, इसलिए इसको कोडिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? इसलिए इसको कोडिंग यहाँ पर बोलते हैं क्योंकि इसका सीक्वेंस इसके जैसा है। पर इसको क्या बोलते हैं? नॉन टेम्पलेट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? नॉन टेम्पलेट। और इसको क्या बोलेंगे? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। अब आपको ये ध्यान यहाँ पर रहेगा। तो ये रहा प्रोमोटर जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, ये स्ट्रक्चरल जीन जो कि कोड करेगा, ये है टर्मिनेटर जो कि यहाँ पे स्टॉप करा देगा। अब आगे जाकर के क्या होता है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये जाननी है कि प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स नहीं होते हैं।
प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, यूकैरियोट्स में इंट्रॉन्स होते हैं, उनको रिमूव करना होता है। ठीक है, ये बाद की बात है। अभी आ जाते हैं यहाँ पर कैसे बनेगा। अब इसके लिए आपको चाहिए होता है यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज 3 आपको चाहिए होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। अब आरएनए पॉलीमरेज जो है एक होलो एंजाइम है, इसको चाहिए होता है एक कोफैक्टर जिसके साथ रह करके ये काम करता है। ये आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करेगा, प्रमोटर को आइडेंटिफाई करेगा और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करेगा। जैसे ही टर्मिनेटर को आइडेंटिफाई करता है आरएनए पॉलीमरेज, सिग्मा को छोड़ देता है, रो को आकर के पकड़ लेता है और टर्मिनेट कर देता है। ये आपके पास एक प्रीमेच्योर एमआरएनए यहाँ पर बन गया। क्या बन गया? ये प्रीमेच्योर एमआरएनए इन केस ऑफ बेसिकली इन केस ऑफ यहाँ पर यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में इतने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस की जरूरत नहीं होती हैं। ठीक है, अब गलती जो बच्चे करते हैं, दिस इज इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप्स लिखने हैं, ये डायग्राम बनाना है। भूलना नहीं है कि प्रोमोटर, जैसे प्रोमोटर क्या है, स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप कैसे करेंगे, ऐसे उल्टा पी बना देंगे। और टर्मिनेटर क्या है, टर्मिनेटर, तो यहाँ पे आपको रो बना देना है, स्टार्टिंग वाला पी बना देना है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलेंगे। अब बात आती है द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल इज आल्सो डिफाइंड एज जीन। उसको भी हम जीन बोलते हैं। लेकिन सिस्ट्रॉन क्या है? वो सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, जो कि प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, मतलब एमआरएनए वाला सेगमेंट। थस स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो जो स्ट्रक्चरल जीन होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में वो क्या होते हैं, बहुत सारे सिस्ट्रॉन्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। समझे? इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल जीन के आगे प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर ये कहाँ लगे हैं, ये रेगुलेट करते हैं स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन को। हेंस समटाइम रेगुलेटरी सीक्वेंस लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन्स इवन दे डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग, एनी प्रोटीन और एनी आरएनए किसी के लिए कोड नहीं करता, बट फिर भी हम उनको रेगुलेटरी जीन्स बोलते हैं बिकॉज उनका थोड़ा अफेक्ट यहाँ पर होता है। आरएनए पॉलीमरेज 1, 3 तरह के एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए जीन को, प्रोड्यूसिंग द प्रीकर्सर आरएनएस दैट आर प्रोसेस्ड इनटू 20S, और फिर ये कितना बना लेते हैं, 20S 18S राइबोसोम्स बनाने में ये यूज होते हैं। नाउ आरएनए पॉलीमरेज 3 ये एमआरएनए का प्रीकर्सर है, सेकेंड, एंड ट्रांसक्राइब टीआरएनए, 5S आरएनए एंड एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए which are involved in the synthesis which are involved in protein synthesis and splicing। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये लग रहा है थर्ड, बेसिकली कह सकते हैं सेकेंड एंड थर्ड दोनों इन्वॉल्व होते हैं, पहले सेकेंड वाला, लेटर ऑन थर्ड वाला पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में। ठीक है, चलो आगे। अब देखो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पर आता है वो स्टेप यहाँ पर क्या है, पहला स्टेप है आपका कैपिंग। कैपिंग किस लिए करते हैं, टोपी बना दिए कि भाई इनको कोई दिक्कत ना हो, डैमेज ना हो, जब भी ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जा रहा हो, न्यूक्लियस से बाहर जा रहा हो, तो कोई डैमेज ना हो जाए इसके एंड्स पर, तो हमने 5-मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट की कैप यहाँ पे लगा दी है। क्या है ये, व्हाट इज दिस, 5-मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, समझे? और फिर हमने क्या किया, पॉलीएडिनाइलेशन किया। व्हाट इज दिस, यहाँ पे क्या करना है आपको, 200 से 300 एडेनाइन यहाँ पर ऐड करने हैं, दैट इज पॉली ए टेल। उसके बाद क्या करना है, आरएनए स्प्लाइसिंग। व्हाट इज स्प्लाइसिंग, इनका मतलब होता है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। तो एक्सॉन्स क्या होते हैं, दे आर हु कोड फॉर समथिंग, कोडिंग सीक्वेंसेस इनको बोला जाता है। अब आपका बन गया है मैसेंजर आरएनए, जो कि मैच्योर आरएनए आपका बन गया है। ठीक है, क्लियर है, मैच्योर मैसेंजर आरएनए यहाँ पे बन गया। अब चलते हैं आगे। इफ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, है ना, कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस बोल रहा है ना, कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस बोल रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आपको पता है जो एमआरएनए का सीक्वेंस होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है, एग्जैक्टली इक्वल होता है, इक्वल टू
mRNA का सीक्वेंस होता है एग्जैक्टली इक्वल टू कोडिंग स्ट्रैंड होता है, और उसने बोला कि ये मेरे पास कोडिंग स्ट्रैंड है। बस आपको पता है कि ये डीएनए का पार्ट है तो इसमें थाइमीन होगा, और आरएनए के पार्ट में क्या करेंगे, यूरासिल। फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज ATGAATG। अब आपको बनाना है mRNA, तो मैं क्या करूँगी, ए की जगह पे ए ही रखूँगी, थाइमीन की जगह पे बस यूरासिल रख दूंगी बिकॉज ये डीएनए है, और आरएनए में थाइमीन की जगह पे यूरासिल GAAUG सॉरी C, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या, कहाँ गया बेसिकली, एक सेकेंड रुको, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है ना, AUGAA जी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जी आएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपका करेक्ट हो गया, आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। क्लियर। अब चलते हैं आगे। आप लोग भी बताओ कि आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा आंसर, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो यार, मुझे पता चलता है कि आपने भी आंसर किया है ना, फिर चीटिंग करने से पहले कर दिया करो। आइडेंटिफाई द एक्स, इसको आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि क्या यहाँ पर इसका आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जेनेटिक कोड की। मैं आपको 3 साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे बताने वाली हूँ। एक तो जॉर्ज गैमो ने बताया था जेनेटिक कोड यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। बट आपके पास आते हैं हरगोबिंद खुराना ने इसका प्रूफ दिया था, केमिकल प्रूफ दिया था, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू प्रूफ दिया था कि ये ट्रिपलेट होता है जेनेटिक कोड, ठीक है। ट्रिपलेट होता है जेनेटिक कोड, उन्होंने ये बताया था, ठीक है। क्लियर है। प्लस मार्शल एंड नीरेनबर्ग इन्वॉल्व थे इस प्रूफ में, ठीक है। मार्शल एंड नीरेनबर्ग इन्वॉल्व थे इसके प्रूफ को क्लियर करने में, उस एक्सपेरिमेंट में। अब देखो ये यहाँ पे जॉर्ज गैमो क्या बोलता है, मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। ये जॉर्ज गैमो की बात हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं, ठीक है। जॉर्ज गैमो बेटा कहता है कि जो जेनेटिक कोड है ना, आपको पता है कि आपके पास टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, एंड यू हैव टोटल 4 बेसिस। तो आप मान लो इंग्लिश है आपके पास, 4 लेटर्स हैं ABCD से आपको ऐसे शब्द बनाने हैं जिनका मतलब 20 होता हो। कहने का मतलब है आई नोज, आपको ऐसे शब्द बताने हैं तो जिनका मतलब क्या हो जाता है, जो 20 मीनिंग्स बना सकें, 20 वर्ड। तो मतलब 4 बेसिस से आपको 20 वर्ड्स यहाँ पर बनाने हैं, और वो 20 वर्ड्स आपके 20 अमाइनो एसिड्स को कोड कर सके। कहने का मतलब है ये। तो कह रहा है कि अगर मैं क्या करता हूँ, एक बेस को एक बार यूज़ करता हूँ, है ना, तो मेरे पास सिर्फ 4 वर्ड ही बनेंगे। एक बेस का मतलब है एडेनाइन को सिर्फ एक बार यूज़ करता हूँ तो 4 वर्ड ही बनेंगे, एक लेटर का एक वर्ड बनाता हूँ। और मान लो मैं एक को 2 बार यूज़ करता हूँ तो कितने बन जाएंगे, एन की वैल्यू अगर 2 टाइम्स रख दें तो हमारे पास टोटल बन जाएंगे, 1 सेकेंड, 2 टू द पावर n था, 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने बन गए, 2 टू द 4, हमारे 4 बेसिस है ना। 1 सेकेंड रुको, देखो अगर मान लो आपके पास 4 वर्ड रखा आपने A, T, C और G, ठीक है, तो आपके पास टोटल 4 वर्ड ही यहाँ पर आए। लेकिन आपने एक वर्ड अगर 2 वर्ड का बनाया, मतलब एक वर्ड अगर 2 लेटर्स का बनाया, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2, 2 टू जा 4, राइट। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। अगर आपने एक वर्ड बनाया 2 टू जा 4, 2 3 जा 6, सॉरी लेट्स से यहाँ पर हमारे पास 4 बेस पेयर्स है ना, ठीक है। 4 की पावर 1 रखी तो हमारे पास 4 वर्ड ही बने, क्योंकि 4 डिफरेंट बेसिस है ना। और अगर हम 4 की पावर रखें यहाँ पे 2 तो हमारे पास 16 बनेंगे, तब भी अभी ये 20 को कोड नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमने 4 की पावर 3 रखी तो हमारे पास बन जाएंगे 64। 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, आपने चारों लेटर्स यूज़ करें बट आपने 3 लेटर्स का एक वर्ड बनाया है, तो आपके पास ऐसे 64 सीक्वेंसेस आ जाएंगे। और 64 में से 3 तो स्टॉप कोडोन होंगे, 3 यहाँ पे स्टॉप कोडोन्स देंगे, एंड 61 यहाँ पे कोड करेंगे 20 अमाइनो एसिड्स को। ये बताया था जॉर्ज गैमो ने यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं
इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो देख लो। द कोडोन इज ट्रिपलेट, 61 कोडोन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड्स, ठीक है, प्लस 3 कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग, उनको बोला जाता है स्टॉप कोडोन। सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, इसलिए उनको डीजेनरेट बोला जाता है। मतलब एक अमाइनो एसिड्स के लिए डिफरेंट कोडोन्स यहाँ पर हैं, उनको बोला जाता है डीजेनरेट। कोडोन इज रेड इन mRNA इन अ कॉन्टिग्यूअस फैशन, आप उसको ATCG डायरेक्ट आप उसको ऐसे ही पढ़ते हैं, आप गैप नहीं देंगे। देयर आर नो पंक्चुएशन। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन। अगर आप देखोगे ट्रिपल यू को तो फिनाइल एलेनाइन के लिए भी ही वो कोड करता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड कुछ प्रोटोजोआन्स में हमें देखने को मिला है। AUG has dual function. AUG codes for methionine also, plus it act as initiator codon also. Initiator codon की तरह भी काम करता है। UAA इसको कैसे याद रखना है? उआग उगा, ठीक है, उगा, अरे 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 उगा। तो ये किसके लिए? ओकरे, इसको बोलते हैं ओकरे, ओपैल, एम्बर। ये क्या करते हैं? स्टॉप कोडोन्स आपके यहाँ पर ये, एंड दे डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग। ओके, तो ये पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, ठीक है, 5 से 6। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोडोन हैज डुअल फंक्शन? आंसर इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर इसको करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, द प्रोमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शंस आर लोकेटेड एट। प्रोमोटर साइट यहाँ पे कहाँ लोकेटेड होता है? 3 डाउनस्ट्रीम एंड 5 अपस्ट्रीम रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। या बताओ यहाँ पे क्या होता है? चलो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, डायग्राम बता देती हूँ और उसमें आपको पता चल जाएगा। क्या कह रहे हैं? ये रहा, बताओ प्रोमोटर कहाँ प्रेजेंट है? 3 प्राइम के अपस्ट्रीम, ये 3 प्राइम के डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट है। ये आपको कैसे पता चलेगा? जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसके केस में आपको लगाना है। तो कोडिंग स्ट्रैंड के अगर केस से आप देखेंगे, यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन, तो देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम एंड 5 प्राइम अपस्ट्रीम, प्रोमोटर की पूछ रहा है ना, प्रोमोटर, एंड 5 प्राइम अपस्ट्रीम एंड 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, 5 प्राइम अपस्ट्रीम एंड 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम। तो बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा बी या ए। बताओ, चैट बॉक्स में करना, कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। नेम द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर tRNA, ठीक है, ये होता है RNA पॉल 3। RNA पॉल 3 होता है, देखो मैंने बताया भी है शायद, अगर आप इधर देखेंगे जाके तो ये रहा, ठीक है, tRNA आपका RNA पॉल 3 यहाँ पर बनाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ tRNA चार्ज विद इट्स रेस्पेक्टिव अमीनो एसिड, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इनिशिएटर tRNA इन इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कोई बात नहीं, आइए यहाँ पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहला काम है अमीनो एसिड का एक्टिवेशन। ट्रांसलेशन जो है वो यूकैरियोट्स ले लो चाहे प्रोकैरियोट्स ले लो, दोनों में कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, दोनों में साइटोप्लाज्म में ही होगा। अमाइनो एसिड एक्टिवेशन, 1 अमाइनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP linked to their respective tRNAs in a process called as charging और amino acylation of tRNA। इससे बोला जाता है एक्टिवेशन, चार्जिंग या अमीनो असाइलेशन ऑफ tRNA। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है ये आपको लिख देना है। कैसे? आपका ये, अरे एक सेकेंड, ऐसे करके होता है, ये एंटी कोडोन यहाँ पे लगेगा, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम पे आपका अमाइनो एसिड यहाँ पे जुड़ता है। दिस इज एक्टिवेटेड tRNA, ऐसे ड्रॉ कर देना। बाकी मैं भी आपको और अच्छा डायग्राम दिखा दूंगी। इलॉन्गेशन, अरे नहीं, यहाँ पे आओ, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, वंस 2 चार्ज tRNA, जब 2 चार्ज tRNA आसपास आ जाते हैं तो दोनों अमाइनो एसिड्स के बीच में जो 3 प्राइम एंड पर होते हैं उनमें क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। दिस प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी एंड द राइबोसोम कैटलाइज द बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन सा राइबोसोम? जो कि 23S rRNA से बना है। ट्रांसलेशन यूनिट इन mRNA, अ ट्रांसलेशन यूनिट इन mRNA इज फ्लैंक्ड बाय स्टार्ट कोडोन एंड द स्टॉप कोडोन। मतलब मान लो इसको ट्रांसक्राइब करना है तो यहाँ पे स्टार्ट कोडोन और इधर स्टॉप कोडोन होगा, ठीक है। देयर आर ऑल्सो अनट्रांसलेटेड रीजन, जो कि आपका 5 प्राइम पे भी प्रेजेंट होते हैं एंड 3 प्राइम पर भी प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, जो कि ट्रांसलेट नहीं करते, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। क्लियर है?
इनिशिएशन, द राइबोसोम बाइंड्स टू mRNA। एक मैं आपको डायग्राम बना करके यहाँ पर चलती हूँ। देखो ये आपका mRNA है, ठीक है। इस mRNA पे राइबोसोम ऐसे बाइंड करेगा। ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पर mRNA है, राइबोसोम आपका इधर बाइंड कर गया। ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट है। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये दोनों साथ में होते हैं और जब नहीं होता तो ये सेपरेट प्रेजेंट होती हैं दोनों यूनिट। अब आपका ये टीआरएनए आया बिकॉज यहाँ पे AUG जो कि कोड करता है मेथियोनाइन के लिए एंड स्टार्ट कोडोन के लिए कोड करता है, ये AUG यहाँ पर है तो आपका इसका एंटी कोडोन वाला टीआरएनए यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, AUG की जगह क्या हो जाएगा, UAC, ठीक है। UAC वाला यहाँ पर टीआरएनए आएगा और आपने 3 प्राइम पर मेथियोनाइन अमीनो एसिड लेकर के आएगा, समझे, मेथियोनाइन अमीनो एसिड लेकर के आएगा। दिस इज नोन एज इनिशिएशन। तो यहाँ पर ये देख लो, ये AUG छोड़ो यार, एंटीकोडोन AUG यहाँ पे लगा है, AUG वाला आएगा यहाँ पे पर्टिकुलरली मेथियोनाइन वाला जो कि स्टार्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे दूसरा इसको देख करके दूसरा टीआरएनए आएगा, दूसरा टीआरएनए सेराइन लाएगा और दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा बाय राइबोसोम। अब जाते जाते आपके और पेप्टाइड और अमाइनो एसिड ज्वाइन होते जाएंगे। अब ये लिखा है UAC, ऐसे ही आपके पास आएगा UAA, एक स्टॉप कोडोन। इसके लिए कोई टीआरएनए नहीं होता है, इसके लिए कोई टीआरएनए नहीं होता है तो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी आपकी पेप्टाइड चेन बनना और ट्रांसलेशन यहाँ पर बंद हो जाएगा और ये पूरी पेप्टाइड चेन यहाँ पर क्या करेगी, एक प्रोटीन के लिए कोड कर देगी। तो आपका प्रोटीन यहाँ पर बन गया और वो एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली व्हाट ट्रांसलेशन इज। यहाँ पे देख लो सीधे सीधे हैं, AUG को आइडेंटिफाई करा, मेथियोनाइन लेकर के आया, दिस इज एक्टिवेशन, ठीक है, एक्टिवेशन हो गया। अब यहाँ पे AUG के बाद दूसरा फिनाइल एलेनाइन के लिए दूसरा आया, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब CGA यहाँ पे आर्जिनाइन ये हो गया। इसके बाद अगर यहाँ पे स्टॉप होगा तो कोई टीआरएन नहीं आएगा, ये 3 अमाइनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी और वो प्रोटीन के लिए यहाँ पे कोड कर रही होगी। So I hope it is clear. Okay, now which of the following is true respect to AUG? Write in the comment box what is the answer. ये बेटा है लैक ओपेरोन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है, लैक ओपेरोन ज़रूर करना इस चैप्टर में, इसको करे बिना नहीं जाना है। देखो अगेन ये भी लैक ओपेरोन का क्वेश्चन है, इजी है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की बात करेंगे, रेफर्स टू वेरी ब्रॉड टर्म दैट मे अकर एट वेरियस लेवल। जो जीन एक्सप्रेशन होता है वो वेरियस लेवल पर रन कर रहा होता है, कंसीडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड एंड इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स। जैसे कि आप ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर उसको रेगुलेट कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं वेदर इट इज गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट। जब प्रोसेसिंग लेवल होता है आप तब कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है mRNA का साइटोप्लाज्म में तब रीचेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं एंड ट्रांसलेशनल लेवल पर भी इसे कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बना है, लैक ओपेरोन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेट ऑफ जीन्स जो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लेट्स से लैक ओपेरोन आपको प्रोकैरियोट्स में देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि इट्स कोड फॉर लैक्टोज लैक, एसिट्रिप, वेलाइन, हिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपेरोन और आल्सो देयर। इकोलाई को लैक्टोज चाहिए होता है, उसको ब्रेक डाउन करता है और उसको एनर्जी मिल जाती है। अब इसके लिए 3 डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जो कि इसको ब्रेक करते हैं, एक है Z, एक है Y और एक है A। लैक्टोज एक इंड्यूसर का काम करता है लैक ओपेरोन में, Z का बीटा गैलेक्टोसिडेज, Z, ठीक है, ऐसे याद करना है। Y परमिएज, परमिएज, Y का परमिएज क्या करता है, परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देता है बीटा गैलेक्टोसिडेज की इन द सेल। एंड A इज ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। ये 3 चीजें हो गई। अब आपको देखना है इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर कौन है यहाँ पे, लैक्टोज होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ लैक ओपेरोन हमेशा चलता रहता है, बिकॉज अगर वो नहीं चलेगा तो वो लैक्टोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और अगर एक बार वो बंद हो गया तो सिस्टम भी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो रिप्रेसर प्रोटीन ये क्या है, इनहिबिटर है, ये क्या है, इनहिबिटर। ये इनहिबिटर क्या करता है, रिप्रेसर mRNA बनाता है। ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के पास जाकर के, इसको आपको देखो कैसे याद करना है, PIPZYA, ठीक है, और इसके बीच में लगा दो O, ठीक है, ऐसे याद करोगे, PIPZYA
PIP, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, पेरी इंपॉर्टेंट, पेरी जया, ठीक है, और O। अब ये क्या करेगा, इससे बाइंड करेगा और ये इनको नहीं बोलेगा कि तुम लोग ऑपरेट करो, यहाँ पे कोई प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, लैकोपेरोन रन नहीं करेगा। लेकिन अगर बैक्टीरिया की सेल के पास लैक्टोज यहाँ पर है तो वो क्या करेगा, इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और रिप्रेसर प्रोटीन का मुंह बंद करके रखेगा और ऑपरेटर इन तीनों को बोलेगा जा करके अपने अपने प्रोटीन्स यहाँ पर ट्रांसलेट करो। और इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर ये पॉजिटिव रेगुलेशन, ये नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन यहाँ पर हो गया। अब बात करते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। अब बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें सारा कुछ है रटने वाला, ठीक है। इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला गया है? सबसे पहले ये 1990 से 2003 तक चला था। मेगा प्रोजेक्ट इसलिए बोला था क्योंकि इसकी $9 बिलियन कॉस्ट थी। यहाँ पे सैलिएंट फीचर क्या है, ह्यूमन जीनोम में इतने बेस पेयर्स यहाँ पर हैं, एक एवरेज जीन में 3000 बेसेस हैं, लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन है, स्मॉलेस्ट जीन टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर है, टोटल नंबर ऑफ जीन 30,000 हैं, एस्टिमेटेड 80,000 से 1.5 लाख है, ठीक है। और अभी तक लेस देन 50% ऑफ जीन को यहाँ पर डिस्कवर किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कुछ समझाने वाला नहीं है, बट मैं आपको एप्लीकेशन, फ्यूचर चैलेंजेस, इसके एप्लीकेशन आपको लर्न कर लेने हैं, इसके फ्यूचर चैलेंजेस आपको लर्न कर लेने हैं, ठीक है। और इसके सैलिएंट फीचर्स आपको यहाँ पे लर्न कर लेना है। ये 3 चीज़ों से ही है जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको इसकी लर्न कर लेनी है, लर्न, ओके, क्लियर। नेक्स्ट है सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? रेपिटेटिव डीएनए को बोला जाता है। ये 2 तरीके VNTR, STR होते हैं। और एक सेकेंड मैं इस चीज़ को हटा देती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, देखो VNTR के बारे में पढ़ते हैं एंड STR, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ आपको जो याद रखना है मैं आपको वो बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अब जो ये जो है ये रेपिटेटिव डीएनए क्या है? रेपिटेटिव है ये हर एक ऑर्गेनिज्म में। आपको मैं बताऊं, हमारी बॉडी में 99.9% जो डीएनए होता है वो सेम होता है, सिर्फ 0.1% जो होता है वो डिफरेंट होता है हर एक इंडिविजुअल में, ठीक है। और वो इनकी वजह से, क्योंकि ये पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे शो करते हैं, डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं हर एक यंग वन में, हर एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। मेरे और आप में बीच में सिर्फ ये 0.1 का डिफरेंस है, वो आता है इनकी वजह से कि ये कैसा सीक्वेंस है, पर कैसा रिपीटेशन यहाँ पर है वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। दे मेक द ये बनाते हैं एक बेसिस जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से कहाँ आएगा, फिंगरप्रिंटिंग प्लस एक तो देखो सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे फटाफट लिख लें, कमेंट बॉक्स में जिसको याद है वो लिखो। प्लस आपको लैकोपेरोन कहाँ गया भाई, लैकोपेरोन के साइंटिस्ट का नाम बताइए, जेक मोनार्ड, लैकोपेरोन का साइंटिस्ट का नाम बताइए, चैट बॉक्स में लिखे यहाँ पे सारे लोग, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अब क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आता है स्टेप्स को लेकर के। स्टेप्स हैं आपके, सबसे पहले आपको ब्लड सैंपल लेना है, जो भी आपको लग रहा है कि यार ये बंदा सस्पेक्ट है, ठीक है, उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, डीएनए के टुकड़े करने हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके एक सिमिलर साइज के डीएनए फ्रेगमेंट्स निकालने हैं, सदन ब्लॉटिंग करनी है, रेडियो एक्टिव जो डीएनए है एज अ प्रोब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेक्शन के लिए यहाँ पर यूज होगा। तो डीएनए प्रोब बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक डीएनए जो कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री है। मान लो हमें क्राइम सीन पर एक डीएनए मिला है और इस बंदे का डीएनए दोनों का सेम हो रहा है, तो वो बाइंड कर जाएगा एक साथ, उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई ये ही यहाँ पर क्या है, क्रिमिनल यहाँ पर है, ठीक है। आप देखिए पैटर्निटी मैटरनिटी डिस्प्यूट्स में हम इन्हें यूज कर सकते हैं, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में, इंटेंडेड इमिग्रेशन, कोई बाहर से आया उस बंदे के डीएनए में और हमारे में भी डिफरेंस यहाँ पर होगा। ये आया हुआ है बोर्ड में एक क्वेश्चन जो कि है ऑप्शन वाला। देखो आपको कैसे मैच करना है, क्या करना है, जो x यहाँ पे दिया गया है वो किससे ज़्यादा मैच हो रहा है, 1 2 3 में से किससे सबसे ज़्यादा मैच हो रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये x का
क्या यहाँ पर ये देखो पहला स्टेप मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, इसमें मैच नहीं हो रहा। ये सेकंड स्टेप यहाँ पर इसमें मैच हो रहा है, इन दोनों में मैच नहीं हो रहा। ये थर्ड स्टेप जो कहने के लिए भाई देखो 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 सिर्फ इसमें मैच हो रहा है, इसमें नहीं मैच हो रहा है, इसमें नहीं मैच हो रहा है, और इसमें ये वाला स्टेप मैच हो रहा है और ये वाला, ठीक है। जितने ज़्यादा राइट जिसके ज़्यादा होंगे वो मैच कर रहा है। ये मैचिंग मैचिंग नो मैचिंग, ठीक है, मैचिंग नो मैचिंग मैचिंग, ठीक है, नो मैचिंग मैचिंग मैचिंग, ठीक है। फिर मैचिंग यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे मैच हो रहा है। भाई ये तो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत वाला हो गया है, बट नो इश्यूज़, ठीक है। तो एक सेकेंड ये वाला इरेज करो, ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, और कोई वो नहीं है, चारा नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये इसके साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, इसके साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। अगेन मैचिंग नो मैचिंग और मैचिंग मैचिंग, ठीक है, और नो मैचिंग मैचिंग नो मैचिंग, ठीक है। अगेन यहाँ पे नो मैचिंग मैचिंग नो मैचिंग, नहीं इधर भी मैच नहीं कर रहा है, इधर कर रहा है, ठीक है। और इधर नो मैचिंग, इधर मैच कर रहा है, इधर नो मैचिंग, ठीक है। प्लस यहाँ पर नो मैचिंग नो मैचिंग मैचिंग। अगेन इधर देख लेते हैं, मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, मैचिंग कर रहा है। अभी देखो इधर ये मैच नहीं कर रहा है, मैचिंग कर रहा है, मैचिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। इधर ये मैच कर रहा है, ये मैचिंग नहीं कर रहा है, और ये भी मैचिंग कर रहा है, ठीक है। इधर ये मैचिंग कर रहा है। सबसे ज़्यादा राइट्स कहाँ पे आए हैं? देखो सबसे ज़्यादा राइट आपको देखने को, क्रॉस कहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? बेसिकली तो आपको जो ब्लैंक वाला है वो भी मैच करना पड़ेगा। तो थर्ड तो एब्सोल्युटली यहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे नहीं होगा, थर्ड तो यहाँ पे है। ज़्यादातर मुझे लग रहा है थर्ड से मैच कर रहा है, तो आंसर आपका ओनली इंडिविजुअल 3 हो सकता है। प्लस आप भी अपने आंसर्स को कॉमेंट यहाँ पर करना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वन शॉट। अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मुझे मेरी मेल ID पर मेल कर सकते हैं, neelam.rajput@247.com पर मेल कर सकते हैं। प्लस आप मुझे यहाँ पर अड्डा ऐप डाउनलोड करके बायोलॉजी बाय नीलम मैम की कम्युनिटी को फॉलो करें। वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, PDF इस सेशन की मिल जाएगी। तो ऐसे ही वन शॉट्स मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी ताकि आपकी तैयारी पहले ही हो जाए बायो की, और फिर हम रिवीजन कर करके उस चीज़ को इतना स्मूथ कर दें कि आपके एक भी नंबर बायो में ना करें, आप 100 on 100 स्कोर कर पाएँ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कैसा था सेशन।